हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी जीवे में। बच्चों सेकेंड टर्म का 11th क्लास में ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म में हमने कुछ पार्ट किया था, तो फिर एग्ज़ाम आ गया फर्स्ट टर्म का, उसमें ड्यूटी थी इवैल्यूएशन में, तो जिसके चलते हमने कंप्लीट नहीं कर पाया। अब मैं ट्राई करूँगा कि सेकेंड चैप्टर जो है वो आपको कंप्लीट कर दूँ, सेकेंड टर्म का कंप्लीट कर दूँ। उसमें फर्स्ट चैप्टर है सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसका 2 वीडियो अपलोड है, उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड जो फिजिकल क्वांटिटी इसमें यूज होता है उसके बारे में, उसके बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन ये भी मैं बता दिया था। बट थोड़ा सा वीडियो की जो सेकेंड वीडियो अपलोड था उसमें क्वालिटी सही नहीं थी साउंड की, इसलिए मैं स्टार्ट करूँगा अब डायरेक्टली स्ट्रेस से, ठीक है। और एक साथ हम लोग पूरा स्टडी कर लेंगे थोड़े टाइम में, देखते हैं क्या है। तो क्या स्ट्रेस से स्टार्ट कर रहा हूँ, स्ट्रेस से स्टार्ट कर रहा हूँ ये, ठीक है। जो हमारे इस पूरे चैप्टर में स्ट्रेस के बारे में स्टडी करना है, जो 3 टाइप का होता है, लोड, स्ट्रेस, स्ट्रेन। ये सारे 3 टाइप के होते हैं। जितने टाइप का लोड होता है उतना ही टाइप का स्ट्रेस होता है और उतने ही टाइप का स्ट्रेन होता है। तो देखिए स्ट्रेस में हमें जो स्टडी करना है वो कौन कौन सा करना है स्ट्रेस में। तो एक स्टडी करना है, ऐसे कर देता हूँ मैं। स्ट्रेस में जो स्टडी करना अपने को, इसमें बहुत सारे टॉपिक डिलीटेड है इस टर्म में, तो अपने को स्टडी करना है फर्स्ट का नाम है नॉर्मल स्ट्रेस, और यही स्ट्रेन भी है, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। और स्ट्रेन भी है साथ साथ, आप स्ट्रेन में भी ये सारी चीज़ें स्टडी करनी है। स्ट्रेन, ठीक है, नॉर्मल। इसको और भी नाम है, इसको हम बोलते हैं सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन, सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन। और इसका और भी नाम है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये सब नाम है इसका, ठीक है, फर्स्ट वाले में। उसके बाद अपने को स्टडी करना है इसमें शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन ये। और इसमें थर्ड अपने को स्टडी करना था, ये सेकेंड है। थर्ड जो करना था उसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और स्ट्रेन। लोड 3 टाइप्स के होते हैं, तीनों सेम है, ठीक है। उसके बाद आगे करते हैं। जो ऊपर में आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो इसमें कांस्टेंट यूज होता है उसको हम लोगों ने ई से लिखा था, ई, जिसको बोला था हमने यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। और ये जो है शियर, इसमें जो कांस्टेंट यूज होता है शियर में, उसको हम बोलते हैं शियर मॉडुलस, और इसका नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। इसको शायद हमने लिखा था जी से, जी और के जो भी है ना, जी से, और के से भी लिख सकता हूँ, लिखने पर डिपेंड करता, हमने जी से लिख दिया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो कांस्टेंट यूज होता था उसको हम बोलते थे बल्क मॉडुलस। इसको हमने शायद के से लिखा था, ठीक है। तो अपने सिलेबस में जो था हमारा कि प्रॉपर्टी स्टडी करना था, स्ट्रेस स्ट्रेन, है ना। उसके बाद ओके, तो ये वाला जो पार्ट था ये इस बार के ड्यू टू कोविड-19 सिलेबस से निकाल दिया था, बाकी सब है। उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम स्टडी करना, बाकी एनर्जी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन था वो इस बार के सिलेबस में डिलीटेड है, इम्पॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। तो चलिए, हमने 2 वीडियो अपलोड किए इस चैप्टर का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उसमें ये हमने स्ट्रेस स्ट्रेन करवा दिया था, बट अभी फ़िलहाल इस वीडियो में यही से स्टार्ट करूँगी, स्ट्रेस स्ट्रेन
और उसके बाद ये जो कांस्टेंट यूज होता है KGE, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और अपने को लास्ट टॉपिक इसमें स्टडी करना है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस से। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से लिखते हैं। ठीक है, क्या होता है स्ट्रेस? तो जो भी मटेरियल होता है ना, चाहे वो लिविंग, जो भी बॉडी है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग बॉडी हो, उसके पास कैपेबिलिटी होती है अपोज करने की। मतलब आप उसको चाहेंगे उसके शेप और साइज को चेंज करें, तो चाहता है कि हम अपने आप को रोकें, अपने वजूद, अपना जो पोजीशन है, जो स्थिति है उसकी, उसको मेंटेन रखें, तो सामने वालों को अपोज करने लगता है। तो मटेरियल में भी होता है कि जैसे हम उस पर फोर्स लगाते हैं और उसको खींचते हैं, स्ट्रेन डेवलप करते हैं, तो उसमें जो अपोजिंग कैपेबिलिटी आने लगता है उसको बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, तो इसका क्या होता है स्ट्रेस जो होता है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट था आपका, ये ऑब्जेक्ट है और इसको हमने यहाँ से फोर्स लगाया, इधर लगाया और इधर लगाया। ये जो फोर्स है टेंसाइल है। अब जरूरी नहीं है कि टेंसाइल लगाएंगे, ठीक है, अभी हम लोग नॉर्मल में स्टडी कर रहे हैं, नॉर्मल में तो ज़रूरी नहीं है कि टेंसाइल, ये कंप्रेसिव भी हो सकता था। तो ये फोर्स ऐसे कंप्रेस करने वाला, दबाने वाला भी हो सकता था, तो ये कंप्रेसिव है, कंप्रेसिव। तो ये क्या करता है, मटेरियल इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो डेवलप करता है रेजिस्टेंस, तो कितना करता है, तो जो स्ट्रेस होता है ना, सिग्मा से लिखते हैं, होता है फोर्स अपॉन एरिया, एरिया ये वाला एरिया। तो ये बन गया स्ट्रेस का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये ठीक है, स्ट्रेस क्या है, ऑब्जेक्ट में जो लगता है वो एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करता है, एक्सटर्नल फोर्स को। फिजिकल प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, यूनिट क्या बन गई इसकी, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन बन गया mL/T-2 और L2, तो एक L कैंसिल हो गया, mL-1T-2, तो ये डायमेंशन यूनिट एक साथ हमने कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये याद रखेंगे हम लोग। जबकि प्रेशर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये एक वेक्टर और टेंसर क्वांटिटी, वो सारी चीज़ें अपने को नहीं स्टडी करना, 2D टेंसर, 3D टेंसर, सिर्फ इतना याद रखना है कि इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें, एरिया ये वाला ले लेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो भी होगा। उसके बाद आगे इसमें क्या है कि ये तो नॉर्मल की बात हो रही है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है। वैसे शियर भी होता है, वॉल्यूमेट्रिक भी होता है। तो फिलहाल इसमें ज़्यादा स्टडी अपने को नहीं करना है इसके टाइप में, इसके टाइप में जरूर करना है स्ट्रेन के टाइप में। उसके बाद ये जो क्वांटिटी होता है ना, एक मेजरेबल, ये एक कैलकुलेटेड क्वांटिटी है, मतलब आप फॉर्मूला में अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हो। जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन वो एक मेजरेबल क्वांटिटी होता है, मतलब आप उसको मेजर कर सकते हो, माप सकते हो। जबकि ये स्ट्रेस है वो कैलकुलेटेड क्वांटिटी होता है, कैलकुलेट किया जाता है फॉर्मूला से। तो आपसे अगर कोई बोले कि इन दोनों में से आता कौन है ऑब्जेक्ट में, पहले कौन आता है, तो पहले स्ट्रेन आता है। उसमें स्ट्रेन आप खींचोगे, खिंचाव आएगा, तब वो जो मटेरियल अपोज करेगा तो स्ट्रेस आएगा। तो ये इसीलिए इसको हम एक्स एक्सिस में रखते हैं और इसको वाई एक्सिस में। तो ये मेजरेबल क्वांटिटी है और ये कैलकुलेटेड क्वांटिटी है। फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये रही बात। तो ये मैं बता रहा था कि ये आपको ये सिंपल में, शेयर में भी आता है, वॉल्यूमेट्रिक में भी आता है। तो इसका डिटेल्ड स्टडी नहीं करना है कि तीनों में कैसा होता है, हम इसको कर लेंगे तो समझ में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेन के बारे में करते हैं कि स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन वगैरह से लिख लेते हैं, जो भी लिखना है आपको। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है नॉर्मल में, तो स्ट्रेन होता है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है, ये एल लेंथ का ऑब्जेक्ट है। सपोज करिए इस पर हमने एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया, इधर से एक फोर्स लगा दिया और इधर से लगा दिया फोर्स टेंसाइल। तो अब क्या होगा ना, इसका लेंथ जो है ना, लेंथ वो चेंज होगा, बदलेगा। तो लेंथ इंक्रीज होकर और डायमीटर डिक्रीज होगा, छोटा हो जाएगा डायमीटर। तो ऐसा मान लिया कि ऐसा बन गया हो, ये बन गया, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक। और इसमें जो लेंथ में चेंजिंग आया ना, वो आया L प्लस डेल्टा L, मतलब डेल्टा L से चेंज आ गया, डेल्टा L से बदल गया।
तो जो ये स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन होता है चेंज ऑफ लेंथ, चेंज ऑफ लेंथ, कितना लेंथ चेंज हुआ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ ये बन गया। तो कितना इसमें चेंज हुआ, कितना पहले लेंथ था, सपोज 2 मीटर का था 2.1 हो गया, तो 0.1 का मीटर का चेंजमेंट आया, 2 मीटर का था ओरिजिनल। ये जो चेंज ऑफ लेंथ है इसको ऐसे भी लिखते हैं, डिफॉर्मेशन भी लिखते हैं, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन लिखते हैं, इलोंगेशन भी लिखते हैं, इलोंगेशन, ये नाम है इसका चेंज ऑफ लेंथ का, तो इस नाम से भी आ सकता है, ठीक है, चेंज ऑफ लेंथ का। उसके बाद अब आप बात करेंगे कि चेंज ऑफ लेंथ ओरिजिनल लेंथ, अगर यूनिट की बात करें तो ऊपर में भी मीटर और नीचे में भी मीटर, तो कट गया, तो ये यूनिट लेस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट लेस होता है, ठीक है। और जब यूनिट लेस होता है तो ये एक डायमेंशन लेस भी क्वांटिटी होता है, तो ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है स्ट्रेन। ये नॉर्मल की बात कर रहे हैं, यही बातें सेम रिपीट होती है शियर में और वॉल्यूमेट्रिक में, ठीक है। तो ये रही बात हमारी स्ट्रेन की और ये स्ट्रेस की, ठीक है। उसके बाद हम लोग हुक्स लॉ पढ़ेंगे, हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ पढ़ने के बाद हम लोग आ जाएंगे जो कांस्टेंट आता है डायरेक्ट उस पर आ जाएंगे, जो कांस्टेंट आता है। उसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग कर लेते हैं कि एक शियर स्ट्रेन क्या होता है, शियर स्ट्रेन होता क्या है आखिर, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। फिर उसके बाद कांस्टेंट वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसको हटाता हूँ, चलिए आते हैं हम लोग अब किस पर, शियर पर, ठीक है। देखते हैं, तो हमारा है शियर स्ट्रेन पर आते हैं, शियर स्ट्रेन इस पर आते हैं, ठीक है। वाई से लिख लीजिए, गामा से लिख लीजिए, फाई से लिख लीजिए, जो भी है, ठीक है। आते हैं इस पर क्या है, देखिए जो इसके पहले हमने पढ़ा था, तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट और इस पर हमने फोर्स लगाया था। ये जो फोर्स है ना नॉर्मल है, नॉर्मल। आप एरिया देखेंगे, ये वाला एरिया, तो इस एरिया का परपेंडिकुलर है ये वाला जो एक्सिस होता है ना बीचों बीच, इसका नाम होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है बीचों बीच। तो इसीलिए हमने इसका नाम रखा था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन और फोर्स जो भी है। जब इसमें बदलाव होता है ना लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेकिन अगर इसमें बदलाव हो ना डायमीटर में, उसको बोलते हैं शियर। अच्छा होता कैसा हो देख लेते हैं। शियर मान लीजिए सेम कंडीशन, सेम ये, और यहाँ से आपने ज्वाइंट, कहीं से भी आप ज्वाइंट ले सकते हैं, बीच में भी ले सकते थे, यहाँ बीच में फोर्स लगा सकते थे, और यहाँ से हमने फोर्स लगा दिया। अब ये जो एरिया है ना, ये एरिया का पैरेलल फोर्स लगता है। इसमें जो फोर्स लगा हुआ है, इसमें फोर्स एंड फोर्स वेक्टर एंड, आप एरिया देखेंगे तो एरिया वेक्टर इधर, फोर्स इधर, तो एरिया वेक्टर, इन दोनों में एंगल 0 डिग्री का बनता है। लेकिन इस वाले केस में देखेंगे तो एरिया वेक्टर यहाँ पर है और फोर्स यहाँ, तो थीटा 90 डिग्री बनता है। जब इस टाइप का कंडीशन आता है उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस, शियर लोड, शियर स्ट्रेन। ये जब 90 डिग्री का हो जाता है, आप ऐसे समझो ये शियर है, आप ऐसे समझिए ये शियर है, ऐसे समझिए टेंसाइल कंप्रेसिव, लॉन्गिट्यूडनल है, नॉर्मल है, तो ये होता है शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स। तो यहाँ पर जो आएगा F जो आएगा शियर फोर्स आएगा, और एरिया कौन सा आएगा, शियर्ड एरिया। कौन सा एरिया आएगा, शियर्ड, और यहाँ पर कौन सा फोर्स आएगा, शियर फोर्स।
तो यहाँ पर जो फोर्स यूज करेंगे वो करेंगे शियर फोर्स, जो शियर कर रहा है, और यहाँ पर क्या करेंगे, शेयर्ड एरिया, शेयर्ड एरिया। बस इतना डिफरेंस आता है, बाकी सब सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इंजॉय करते हैं, देखते हैं। अब जरा स्ट्रेन निकालते हैं कि शियर स्ट्रेन होता कैसा है, वो निकालते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक ऐसा ब्लॉक है 3D में, इसका 2D बना रहा हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ से ज्वाइंट है, नाम रख देता हूँ A B C और D, ये नाम रख दीजिए। ठीक है, इधर से आप फोर्स लगाइए, यहाँ से आप फोर्स लगाइए, फोर्स लगा दिया। अब ये घिसकते हुए आगे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है, उसको फिक्स करके रखा है, तो ये टिल्ट होगा ऐसे, तो ऐसे टिल्ट हो गया है, मुड़ गया है ये, और ये भी आगे चला गया ऐसे। ठीक है, ये ऐसे आगे चला गया सेम का ये। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर क्या सेम सीधा जाएगा, नहीं, ऐसे मोड़ेगा भी, लेकिन हमने मान लिया सीधा है। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए ये जो मान लिया हमने कि फाई एंगल से ये डिफॉर्म हो गया, तो ये एंगल फाई होगा, तो ये भी एंगल कितना होगा, फाई होगा। ठीक है, ये एंगल हम निकाल सकते हैं 90 - फाई वगैरह नहीं निकालना, अपने को फाई सिर्फ देखना है। ठीक, ये जो डिफ्लेक्ट हुआ, डिफॉर्म हुआ, उसको डेल्टा से लिख दिया कि डेल्टा से डिफॉर्म हो गया, और बी से कहाँ चला गया, बी डैश, और सी से ये कहाँ चला गया, सी डैश। ठीक है ना। अब क्या बनेगा, शियर स्ट्रेन देखते हैं। यहाँ से हमने tan फाई अप्लाई कर लिया, tan फाई किस ट्रायंगल से, ए बी बी डैश, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी और बी डैश से। तो tan फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आया बी बी डैश, और इसको हमने एल मान लिया, एल लेंथ था, बेस था आपका एल, एल मतलब ए बी। ठीक है, तो यहाँ से डिफ्लेक्शन अपॉन एल, तो tan फाई जो आता है और डिफ्लेक्शन अपॉन एल, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, शियर स्ट्रेन मिलता है डायरेक्ट क्या मिलता है, शियर स्ट्रेन। अब इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो आपका नॉर्मल आया था, नॉर्मल वो आया था डेल्टा एल अपॉन एल। अब यहाँ पर लेंथ नहीं होता, ये डिफ्लेक्शन है, डेल्टा डिफ्लेक्शन अपॉन लेंथ, कितना ओरिजिनल था हमारा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैथमेटिकल देखते हैं कि इफ फाई इज वेरी स्मॉल, फाई इज वेरी स्मॉल, अगर ये बहुत छोटा है तो हम लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पर tan में भी यही वैलिड होता है, तो tan फाई नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा फाई इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन अपॉन एल, जो एल हमने लिया था। यही होता है स्ट्रेन, इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन है, और इसको हम लोग शायद गामा से लिखते हैं, डिफ्लेक्शन अपॉन एल, इससे भी लिखा हुआ आ सकता है, और ये बन गया आपका स्ट्रेन, जिसका नाम है शियर स्ट्रेन। ये तो आप ये सिर्फ याद रखना कि शियर फोर्स अपॉन एरिया, उसके बाद ये फॉर्मूला डिफ्लेक्शन इस फॉर्मेट में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा शियर स्ट्रेन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम में चेंज होगा 3D में, तीनों डायमेंशन में, है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब करेंगे हम लोग कि इसमें जो कांस्टेंट आ रहा था ना, उसको हम लोग हुक्स लॉ करने के बाद बारी बारी से एक कांस्टेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे करना। ठीक है, तो हुक्स लॉ करते हैं। हुक्स लॉ, ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ठीक है, हुक्स लॉ करते हैं, क्या है देखिए। ठीक है, हुक्स लॉ में क्या है, सोचिए, उन्होंने ये बोला कि जो स्ट्रेस होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होगा। हुक्स ने बोला कि जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होगा, मतलब जितना ज़्यादा स्ट्रेन उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस, उन्होंने बोला। ठीक है, स्ट्रेस को सिग्मा से लिखते हैं और स्ट्रेन को ये एप्सिलॉन से मान लीजिए। तो स्ट्रेस इज अ प्रोपोर्शनल साइन हटाया ना, एक कांस्टेंट ऐड कर लिया,
जिसका नाम रख दिया E इंटू स्ट्रेन। चलिए ठीक है, ये जो कांस्टेंट था ना, इसी का नाम रख दिया यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं, वीडियो अपलोड कर दूंगा आपको, अपलोड हो चुका है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप 11th के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नाम रख दिया इस ई को। आप किसी और से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे इसको, ठीक है, हमने ई से लिख दिया। ठीक, उसके बाद सुनिए, ये मटेरियल का अलग अलग होता है, वो आपको दिया रहेगा, एनसीईआरटी में भी दिया है। तो डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट, दो बार लिखता हूँ, मटेरियल। ठीक है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, ये दिया रहेगा, ये आपको याद नहीं करना। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा आगे करते हैं। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और ये ई, और ये डेल्टा एल अपॉन एल स्ट्रेन। तो यहाँ से जो इलोंगेशन आता है डेल्टा एल एफ एल अपॉन ए ई, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से न्यूमेरिकल आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, आगे भी काम आता है। डेल्टा एल क्या है? चेंज ऑफ लेंथ है, इलोंगेशन है, डिफॉर्मेशन है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, अब फोर्स पता है, फोर्स जो लगेगा, लोड, फोर्स, वेट, एल ए ई। तो ये बन गया हमारा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए ई। ठीक है, तो ये था हुक्स लॉ। इसमें आपको क्या क्या है, तो इसमें फोर्स है, एफ लोड दिया रहेगा, लोड, वेट भी लिख सकता है, वेट, फोर्स भी लिख सकता है, उसकी मर्जी, न्यूटन में लिखेंगे। ठीक है, एल लेंथ है, मीटर में होगा, ए एरिया है, मीटर स्क्वायर में होगा, ई यंग्स मॉडुलस है ना। तो यंग्स मॉडुलस ये यूनिटलेस, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा आगे। इसमें जो आपको यंग्स मॉडुलस यहाँ दिख रहा है, इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, यंग्स मॉडुलस ऐसे हम लोग हमेशा याद करेंगे कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस फॉर्मेट में याद रखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाकी जो आने वाला है, शियर आने वाला है, वॉल्यूमेट्रिक आने वाला है, यहीं से पता चल जाता है। क्योंकि ये कांस्टेंट चेंज नहीं होता, फॉर्मूला इसका चेंज नहीं होता, सिर्फ उसका नाम चेंज हुआ है कि ये एक यंग्स मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है, और वॉल्यूमेट्रिक में आपको शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, बल्क मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस है, सिर्फ नाम चेंज हुआ, लेकिन होता स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही है। इसीलिए इस फॉर्मेट को हम लोग याद रखेंगे ऑलवेज, हमेशा। ठीक है, तो ये बताया उन्होंने हुक्स ने, मतलब उन्होंने ये बोला कि जितना आप स्ट्रेन यहाँ हमेशा बनाएंगे और स्ट्रेस यहाँ, अभी मैंने बताया ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और ये डिपेंड करता है, पहले ये आता है। तो उन्होंने बोला ये बनेगा, ये स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ऐसा बनेगा। ठीक है, आगे देखें ग्राफ की, आगे और क्या क्या बनता है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं उस कांस्टेंट की जिसका नाम था शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, उस कांस्टेंट की बात करते हैं। शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये, और हमने इसको शायद जी से लिखा था, आप देख लेना। ठीक है, वही सेम स्टोरी भाई साहब, ये जी, ये कौन सा शियर स्ट्रेस हो जाएगा, और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, शियर स्ट्रेन हो जाएगा, जो पहले आपको निकाल चुका हूँ। शियर स्ट्रेन की वैल्यू फाई इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन अपॉन लेंथ, ये याद करिए हो। तो इसमें क्या डिफरेंस है, कांस्टेंट, इसलिए तो ऐसे हम लोग याद करेंगे इसी टाइप से। तो यहाँ पर जो लिखा है शियर स्ट्रेस है, ऊपर में जो लिखा है शियर स्ट्रेस, और नीचे में जो आपको दिख रहा है वो शियर स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेन। ठीक है, इस फॉर्मेट में याद करना हमारे लिए सही है। बाकी यूनिट तो सेम होगा ना जो इसका होगा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये बन गया शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, जो शियर में यूज करेंगे।
इसमें जो थर्ड क्वांटिटी यूज होता है उसका नाम होता है बल्क मॉडुलस, ठीक है, बल्क मॉडुलस। उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये बल्क मॉडुलस किस चिड़िया का नाम है। तो एक आता है आपको बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, जिसको हम लोग के और जी से लिखेंगे, आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या है। इसमें भी सेम भैया, ये भी तो एक कांस्टेंट है, इसमें भी आपको आने वाला है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सेम आने वाला है, लेकिन इसमें स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक आने वाला है, वॉल्यूमेट्रिक, और यहाँ पर आने वाला है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूम वाइज है ना, नाम ही था उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शियर मॉडुलस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में आया था। तो ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है ये क्या बनेगा, डेल्टा बी अपॉन वी बनेगा भैया, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा बी अपॉन बी, तो इसके लिए डेल्टा बी अपॉन बी, क्या दिक्कत है। और ये जो स्ट्रेस है ना, ये इसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ये अब सुनिए आगे की कहानी। अगर वो कंडीशन हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है, हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन, तो पानी में आप नीचे चले जाओ वाटर में तो सारे डायरेक्शन में सेम फोर्स लगता है, प्रेशर लगता है। तो वहाँ पर पानी हाइड्रो के लिए, किसी फ्लूइड के लिए हम लोग स्ट्रेस वर्ड यूज नहीं करते, प्रेशर करते हैं। तो फिर यहाँ पर हम लोग पी ले लेते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, सारे डायरेक्शन में सेम होते हैं। उस कंडीशन के लिए हम लोग प्रेशर ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला ये के का दिखता है वो यहाँ पर हम लोग पी ले लेते हैं, पी, और नीचे में आपको आ जाता है डेल्टा वी अपॉन वी, और एक साइन इसमें निगेटिव आता है, एक साइन इसमें निगेटिव का मीनिंग आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये साइन निगेटिव आता है इसमें, निगेटिव आप न्यूमेरिकल में यूज नहीं करेंगे। ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो जो वॉल्यूम ज़्यादा डिक्रीज होने लगेगा, प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा, इसीलिए और नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। यूनिट सेम कहानी, यूनिट में क्या चेंज आने वाला है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बस डिफरेंस ये है कि अगर फ्लूइड है तो वहाँ प्रेशर यूज कर देंगे हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे न्यूमेरिकल आता है बहुत सारा। आप इसको इस फॉर्मेट में लिख लीजिए, के इज इक्वल टू माइनस वी पी अपॉन डेल्टा वी, माइनस को आप जब मन करे हटा सकते हैं। ये तो ये बन गया हमारा कौन सा, बल्क मॉडुलस, जो आया था हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और स्ट्रेन में आया था बल्क मॉडुलस, ठीक है भैया। अब क्या है, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है ना, कंप्रेसिबिलिटी, वो तो शायद आपके सिलेबस हट गया, बता देता हूं। तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है उसको हमने बीटा से लिख दिया, 1 अपॉन के होता है, मतलब बल्क मॉडुलस का अपोजिट होता है। इसको याद कर लेंगे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, ठीक है। ये हो गया। कांस्टेंट सब एक ही है, अलग अलग सिचुएशन में यूज कर रहे हैं। हमने नॉर्मल में किया, शेयर में किया, वॉल्यूमेट्रिक में किया, नाम चेंज करते गए, नाम क्या करते गए, चेंज करते गए। बाकी सब हुक्स लॉ ही था, हुक्स लॉ ही था, यही से हमने स्टार्टिंग में हमने निकाला था, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारा जो टॉपिक है आगे का वो करने वाले हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कर्व, ये लास्ट टॉपिक है। बाकी आगे का जो पार्ट है वो डिलीटेड है और उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ओके स्टूडेंट्स, तो इस सेकेंड टर्म का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और ग्राफ फॉर डक्टाइल मटेरियल के लिए, स्टील के लिए बना हुआ। सारे मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, डक्टाइल का अलग है, ब्रिटल का अलग है, ठीक है। तो ये डक्टाइल मटेरियल का आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो बना हुआ है एक्स एक्सिस में तो स्ट्रेन बनेगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पर जो बनता है वो बनता है इंडिपेंडेंट, और यहाँ पर जो बनता है इस वाले पर वो बनता है डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। तो पहले ही बता चुका था कि स्ट्रेस इज डिपेंड अपॉन स्ट्रेन। सबसे पहले कौन सा आता है, स्ट्रेन, उसके बाद क्या आता है, स्ट्रेस आता है, ठीक है। ग्राफ को डिटेल्ड स्टडी करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखते हैं कि ये ग्राफ बनता क्यों है, क्यों बनाते हैं हम लोग।
तो आप लोगों को पता है बच्चों कि ग्राफ से हम लोग जो पढ़ते हैं, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थ्योरेटिकल, उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं और किसी और वे से उसको एक्सप्लेन करने का तरीका आता है हमारे पास। तो उस चीज़ को हम लोग ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं ग्राफ में, तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है और ज़्यादा इंक्रीज होता है, उसका मीनिंग पता चलता है जो हम लोग स्टडी करते हैं। तो हमने वैसी मोशन में भी हमने ग्राफ बनाया था और ग्राफ से हमने मोशन को एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर भी ग्राफ जरूरी है बनाना। उसके बाद आखिर बनाते क्यों हैं, कि मतलब हम लोग स्टडी क्यों कर रहे हैं, तो इसका रीज़न है कि आजकल जो आप जो भी कंपोनेंट यूज करते हैं किसी मटेरियल का बनता है, किसी मटेरियल का किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बनता है। तो जो कंपोनेंट हमारा बन रहा है, ओके स्टूडेंट, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाती है, जो भी कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं किसी मटेरियल का, अब किसी काम के लिए, बैठने के लिए, लटकने के लिए, डिप्स वगैरह जो भी है, आप एक जिम का एग्जांपल ले लो, आप जिम में डंबल्स वगैरह उठाते हैं, कुछ भी आप एग्जांपल ले लो, व्हीकल्स का जो भी, ब्रिज का एक एग्जांपल ले लीजिए आप, ब्रिज में जो मटेरियल लगा होता है कंपोनेंट। तो अब ये जो मटेरियल है ना, जो मटेरियल का कंपोनेंट बना हुआ, ये कब फेल होगा, कितना लोड पर ये फेल हो जाता है, कितना टेंसाइल आप अप्लाई कर सकते हैं, कितना आप कंप्रेसिव अप्लाई कर सकते हैं, कितना हम इस पर शियर अप्लाई कर सकते हैं, कब कौन सी लिमिट पर ये ब्रेक हो जाता है, कितना इसमें प्लास्टिक रीगन है, कितना इसमें इलास्टोप्लास्टिक है, कौन सा स्ट्रेस इसका अल्टीमेट स्ट्रेस स्ट्रेंथ आता होगा, कहाँ पर फेल होता होगा, ये जानना जरूरी है कि जो हमने कंपोनेंट यूज किया है उसकी फेलियर पॉइंट क्या है। अगर हम नहीं जानते हैं तो फिर ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो हमें आइडिया ही नहीं लगेगा कि ये कब टूटने वाला है। तो ये सारा नॉलेज हमें चाहिए कि मटेरियल कब फेल होता है, मटेरियल किस स्ट्रेंथ के बाद फेल हो जाएगा, कितना इलोंगेशन के बाद, कितना खींचने के बाद फेल हो जाएगा, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि मटेरियल का कंपोनेंट बनता है और उसको हम लोग यूज करते हैं। तो इसीलिए ये जानना ज़रूरी है, तो हमने ये ग्राफ बनाया। ठीक है, इस ग्राफ में देखिए कैसे बना हुआ है। अब ग्राफ पर आते हैं। स्टील मतलब डक्टाइल मटेरियल का ये ग्राफ बना हुआ, स्टील का ही ग्राफ है। ठीक है, कास्ट आयरन का ग्राफ इतना ही आता है, इसके आगे नहीं आता है। ठीक है, ये जो आपको यहाँ से यहाँ दिख रहा, ओ से ए तक, ओ से ए तक दिख रहा, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। जो ओ से ए दिख रहा, ओ से ए, इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है, जितना आप स्ट्रेस अप्लाई करो उतना स्ट्रेन होगा, जितना स्ट्रेन आएगा उतना ही स्ट्रेस होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट है। ठीक है, ओ से लेकर ए तक स्ट्रेट लाइन जो है। ठीक, उसके बाद जो ए पॉइंट है ना, ए, उसका नाम है प्रोपोर्शनल पॉइंट, प्रोपोर्शनल पॉइंट। ठीक है भैया, तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि लीनियर वेरिएबल है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब जितना स्ट्रेन आएगा उतना ही स्ट्रेस, जितना स्ट्रेन उतना स्ट्रेस, तो लीनियर है, वाई प्रोपोर्शनल एक्स। ठीक है, उसके बाद ये जो ओ से बी है ना, ओ से बी, ये इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, इसको बोला जाता है इलास्टिक लिमिट। ओ से बी को बोला जाता है इलास्टिक लिमिट। तो ओ से बी तक इलास्टिक लिमिट है। इसका मीनिंग क्या है कि आप मटेरियल को बी तक खींचिए, बी तक, और छोड़ दीजिए तो अपने शेप में आ जाएगा, जिस शेप में था उस पोजीशन को बोलते हैं इलास्टिक पोजीशन। वहाँ तक इलास्टिक है कि आपने उसको खींचा, छोड़ दिया, अपने शेप में आ गया, उसी को तो बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो ओ से लेकर बी तक बोलते हैं हम लोग इलास्टिक लिमिट है। ठीक है, उसके बाद भाई साहब और ज़्यादा खींचते हैं अगर, और ज़्यादा, तो अब जो बी से सी है ना, बी से सी, इसको बोलते हैं इलास्टोप्लास्टिक रीजन और रीगन। तो इसको बोलते हैं इलास्टो रीगन और प्लास्टिक। ठीक है, इलास्टो रीगन है, प्लास्टिक और प्लास्टो। ठीक है, इलास्टो का मीनिंग है कि जैसे 2 मीटर का था, हमने खींचकर उसको 3 मीटर कर दिया, तो अब 2 मीटर के शेप में नहीं आ पाएगा, 2.1, 2.2, 2.3,
तो उसमें कुछ इलास्टिसिटी भी है और कुछ प्लास्टिसिटी भी है। प्लास्टिसिटी क्या होता है, अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने उसका नाम रख दिया था इलास्टोप्लास्टिक। मीन्स उसमें कुछ इलास्टिक भी है और प्लास्टिक भी है। लेकिन भाई साहब सी से आगे जाएगा ना, सी से एफ तक, ये पूरा का पूरा प्लास्टिक रिगन है। प्लास्टिक रिगन पूरा का पूरा प्लास्टिक है, उसमें कोई भी रिगेन की प्रॉपर्टी है ही नहीं, शेप को रिगेन कर ही नहीं पाएगा। उसके आगे कोई भी शेप रिगेन नहीं कर पाएगा। कहाँ से लेकर, सी से लेकर एफ तक, जिसको बोलते हैं प्लास्टिक रिगन। ठीक है, अभी पूरा और स्टडी करेंगे, ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, पॉइंट समझ लेते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद ए पॉइंट के बारे में लिख दिया। बी जो पॉइंट है ना, बी, इसको बोलते हैं, यहाँ से एल्डिंग स्टार्ट हो रहा है, एल्डिंग। तो यहाँ पर जो बी पॉइंट है इसको बोलते हैं एल्ड और इल्ड पॉइंट। इल्ड पढ़िए, एल्ड जो भी है, ये इल्ड पॉइंट है। तो यहाँ से उसमें एल्डिंग खिंचाव स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये जो पॉइंट आपको सी दिख रहा है ऊपर में, इसलिए इसका नाम है अपर इल्ड पॉइंट। अपर इल्ड पॉइंट ऊपर में इसीलिए, और जो आपको नीचे दिख रहा है इसका नाम है लोअर इल्ड पॉइंट। ये पूरा समझ में आने वाला अभी आपको। ठीक है, लोअर इल्ड पॉइंट। ये जो आपको दिख रहा है ये अल्टीमेट पॉइंट है। अल्टीमेट पॉइंट है, मतलब भैया अब तो अल्टीमेट हो गया, अब तो हम मरने वाले हैं, तो अब ये मटेरियल मरने वाला है, अल्टीमेट। और ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर फेलियर नाम है इसका, अलग अलग, फेलियर, ब्रेकिंग, ये सारे पॉइंट है इसके, ये सारे क्या है, पॉइंट है। ठीक है, तो फेलियर भी नाम है, फ्रैक्चर भी नाम है, ब्रेकिंग भी नाम है, ये सारे पॉइंट है। इसमें आप धीरे धीरे समझते हैं। तो भैया उस मटेरियल को हमने खींचना स्टार्ट किया, बर्दाश्त कर रहा था, ए तक जाते हैं, उसके बाद और खींचा तो बी तक जाते हैं, छोड़ दिया, आ जा रहा है। लेकिन बी से सी तक जाते हैं तो कुछ पार्ट उसका रिगेन करता है शेप, कुछ नहीं करता, मतलब उसमें कुछ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आया, कुछ मॉलिक्यूल्स एटम में स्लिपिंग आ रहा है। उसके बाद सी से आगे तक जाते हैं, भैया वो तो परमानेंट डिफ्लेक्शन है, परमानेंट है, रिगेन कर ही नहीं पाएगा। सी से लेकर कहाँ तक, एफ तक, और एफ तक और खींचे जा रहा है, मान ही नहीं रहा, हम खींचे जा रहे हैं, और एफ पर आने के बाद क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिसका नाम है फेलियर पॉइंट। तो ये जानना जरूरी है कि कितना खिंचाव के बाद, कितना स्ट्रेन के बाद मटेरियल ब्रेक होता है, कितने लोड के बाद मटेरियल ब्रेक होता है। क्योंकि जब हम ये निकाल लेंगे स्ट्रेन, तो स्ट्रेस तो ऑटोमेटिक निकाल लेंगे, फॉर्मूला है, स्ट्रेस इज ए कैलकुलेटेड क्वांटिटी, ये तो मेजरेबल है, तो ये निकाल लेते हैं हम लोग। उसके बाद सुनिए, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो देखेंगे कि आपको स्ट्रेन बढ़ रहा है तो स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, मतलब मटेरियल अपने आप को अपोज करता है। फिर आप और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो और अपोज करता है, और मतलब अपने आप को बचाता है। लेकिन जैसे सी पॉइंट पर पहुंचता है तो उसे लगता है कि जो हमें खींचने वाला है ना वो कमज़ोर है, खींचने वाला कमज़ोर है, तो नहीं बोलते ढीला पड़ जाना, अरे रहने दो यार, सामने वाला कमज़ोर है, कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सी पर अपना जो स्ट्रेस है ना वो डिक्रीज कर लेता है कि सामने वाला कुछ कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये सबके पास होता है, लिविंग बॉडी, नॉन लिविंग, सबके पास। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। तो सी पॉइंट के बाद जो होता है वो क्या होता है, वो सी पॉइंट, सी से लेकर डी तक अपना स्ट्रेस थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता है, डिक्रीज कर लिया, डिक्रीज करने के बाद डी तक, तब भी आप खींचे जा रहे हैं। लेकिन डी पर बेचारे को पता चलता है कि ना, जो मुझे खींच रहा है ना, जो फोर्स लगा रहा है वो बहुत स्ट्रांग है, बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा मजबूत है, मेरा जान ले सकता है, मतलब तोड़ सकता है, ब्रेक कर सकता है। तो अपना जो स्ट्रेस है ना वो सडनली बढ़ा लेता है, भैया सामने वाला बहुत स्ट्रांग लग रहा है, सामने वाला क्या है, बहुत स्ट्रांग है, तो अपना बहुत सडनली बढ़ा लेगा वो, बढ़ाओ नहीं तो तोड़ देगा सामने वाला, है ना। सडनली इंक्रीज करता ई तक, लेकिन तब तक उसको देर हो गया होता है, टाइम स्पेंड कर लिया होता है। सामने वाले को कमज़ोर समझना मतलब मरना, सिंपल। तो सामने वाले को इसने वीक समझ लिया, कमज़ोर पार्टी है सामने वाला, और उसने बाद में उसको एहसास हुआ कि नहीं स्ट्रांग है सामने वाला, इंक्रीज किया। लेकिन अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या फ़ायदा भैया कि जब यहाँ से यहाँ तक जाता है ई तक,
और अब उसके पास अल्टीमेट बचा, अल्टीमेट स्ट्रेस बचा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ अब उससे ज़्यादा हो उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन खींचने वाला कहाँ माने जाए, अभी भी खींच रहा है। तो उसके बाद जैसे ही खींचा, अब बेचारा सामने वाला अपने स्ट्रेस को क्या कर लिया, डिक्रीज कर लिया, मतलब लास्ट पोजीशन पर लो मार लो, मरने वाला हूँ, तो अपने आप को छोड़ दिया, लो तोड़ लो, गिर गया हो। तो मटेरियल अपने आप को डिक्रीज कर लेता है स्ट्रेस, और हम खींचे जा रहे हैं तो एक पॉइंट पर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ये सबके पास होता है, हर किसी के पास कैपेबिलिटी होता है, चाहे लिविंग हो और नॉन लिविंग हो। आपने सूज देखा होगा। अच्छा, ये जो मटेरियल में डिफॉर्मेशन होता है, इंडिकेशन होता है, इसका क्या प्रॉफिट है, ये इंडिकेट कर रहा है, ये यहीं से इंडिकेट करना स्टार्ट कर देता सी पॉइंट से कि भैया मेरे में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ रहा है, मुझे चेंज कर लो। ये सी से इसने इंडिकेशन करना स्टार्ट कर दिया कि भाई साहब मेरे में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ रहा है, मुझे चेंज कर लीजिए, नहीं तो मैं टूटूंगा। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसा होता है कि वो बताता ही नहीं है कि हमें डिफॉर्मेशन आया कि नहीं आया, सडनली टूट जाता है, सडनली ब्रेक हो जाता है, जो ज़्यादा डेंजरस होता है। सामने वाला बता रहा है कि हम टूटने वाले हैं, बताने का मतलब बोलता थोड़ी ना मटेरियल, डिफॉर्मेशन शो कर रहा है कि ये ब्रेक हो सकता है, तो फिर हम उसको चेंज कर लेंगे कंपोनेंट को, उसकी जगह पर उसी का न्यू कंपोनेंट लगा लेंगे, है ना। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो बताता ही नहीं, आपको दिखेगा खूबसूरत और अचानक ब्रेक हो जाएगा। एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपने शूज बहुत सारे पहने होंगे, एक होता है लोकल ब्रांडेड। लोकल शूज जो होता है वो आप आराम से चलिए रोड पर, टकाटक, बहुत सुंदर लगता है देखने में, लेकिन कब टूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता, कब ब्रेक हो जाए कभी भरोसा नहीं होता। हम शादी में जा रहे हैं, हम बढ़िया सा कपड़ा पहन के तैयार हुए, रोड पे निकले, जा रहे हैं, रास्ते में टूट गया पैदल चलते चलते। लेकिन जो ब्रांडेड होता है शूज, वो आपको बहुत पहले बता देता है कि हम टूटने वाला है, हमें चेंज कर लो। तो किसी किसी का ब्रांडेड शूज तो एक साल पहले ही बता देगा आपको, भैया हम ब्रेक होने वाले हैं, हमें चेंज कर लीजिए, नया ले लीजिए। लोग नहीं लेते हैं, कॉस्टली आता है, लेकिन लोगों को पता होता है नहीं टूटेगा। सबने एक्सपीरियंस किया होगा, फट भी जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे। तो आपको इंडिकेशन कर रहा है, फटने का मतलब, ब्रेक होने का मतलब इंडिकेशन कर रहा हो कि आप हमें चेंज कर लीजिए, फिर भी चलता है। जबकि लोकल क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। वैसे ही सेम कास्ट आयरन है, टेंसाइल लोड में कास्ट आयरन आपको कोई इंडिकेशन नहीं देगा और सडनली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। बट स्टील क्या होता है, इंडिकेशन देता है ब्रेक होने का। तो ये हमारा था स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ और कंप्लीट उसका इंफॉर्मेशन, ठीक। ये अल्टीमेट है, इससे ज़्यादा वो नहीं लगा सकता, उसकी अल्टीमेट पॉइंट है। यहाँ से एल्डिंग स्टार्ट होता है, बी पॉइंट से एल्डिंग, तो एल्ड पॉइंट है। अब अपर और लोअर एल्ड पॉइंट, नीचे है तो नीचे, अपर तो अपर, तो ये लोअर ये अपर, कुछ लगाता है फिर वो डिक्रीज कर लेता, सडनली फिर इंक्रीज करता है ना। और ई पॉइंट पर जाने के बाद उसका अल्टीमेट होता है, और फाइनली अब आगे जाने के बाद क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ओके, तो ये आई थिंक हमारे फर्स्ट टर्म का इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। बाकी जो टॉपिक है डिलीटेड है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे हम लोग न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।